हेलो स्टूडेंट, हमारे सामने जी एडवांस का पूछा हुआ कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए आइए रीड करते हैं हम एनएलएम का कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं मिलके। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन सेज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg lies on a fixed inclined plane PQ which makes an angle theta with the horizontal. Okay, a horizontal force 1 Newton acts on the block through its center of mass as shown in the figure. द ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी इफ। क्वेश्चन ने बोल दिया कि ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, वेरी इंपॉर्टेंट इफ, और हमारे पास चार ऑप्शंस है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एफबीडी बनाने की कोशिश करते हैं इस ब्लॉक का। तो देखो कि एक तो वेट लगेगा नीचे एम जी नीचे लगेगा, और कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, हम लोग बोल सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता होगा कि ये एंगल जो वेट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल लगता है दैट इज थीटा। थीटा, दिस इज एम जी, एम जी, एम जी, और ये नॉर्मल रिएक्शन एन, एन वन मान लो नॉर्मल रिएक्शन को, ठीक है। और ये एंगल थीटा है हमारा, तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा क्योंकि फोर्स तो बस पैरेलल ही है हमारे पास। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात बोल रहा है, तो ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा। तो कंपोनेंट अब लेते हैं हम लोग। तो कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक तो वेट का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन आ जाएगा एम जी साइन थीटा, इधर आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। इस बात को पहले हम लिख लेते हैं। वेट का इधर आ जाएगा एम जी साइन थीटा कंपोनेंट, और इधर आ जाएगा कितना, एम जी कॉस थीटा आ जाएगा। और 1 न्यूटन का अगर कंपोनेंट लोगे तो 1 न्यूटन को अगर मैं एफ से नोट कर दूं, ये स्यूडो फोर्स की तरह ही काम करेगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, इधर इस डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट तो डाउन द इंक्लाइन आ जाएगा। क्लियर। तो जो डाउन द इंक्लाइन आ रहा है वो कितना आ रहा है, एफ साइन थीटा, सॉरी एफ कॉस थीटा, डाउन द इंक्लाइन आ रहा है। और इधर आ रहा है कितना, एफ साइन थीटा आ रहा है, एफ साइन थीटा। ग्रेट। अब क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ब्लॉक रेस्ट में है। ब्लॉक अगर रेस्ट में तब रहेगा जब फोर्स जो है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन बैलेंस रहेगा, तभी बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो क्या कि अगर हमारे पास ब्लॉक रेस्ट में है, ब्लॉक जब रेस्ट में है, मूव ही नहीं कर रहा है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, उस समय फ्रिक्शनल फोर्स जो हो जाएगा जीरो होगा, कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा ब्लॉक पे। मतलब जब हम रेस्ट की बात करें, फ्रिक्शन तब लगता है जब रिलेटिव मोशन होगा। जब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ब्लॉक रेस्ट में है, तो उसमें फ्रिक्शन कितना, जीरो, सिंपल सी बात है। इसका मतलब है कि जब रेस्ट में है तो एफ कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा आपस में इक्वल है। एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इक्वल टू, क्या मैं बोल सकता हूँ एम जी साइन थीटा के इक्वल है। और दोस्तों एफ का वैल्यू गिवन है 1, तो 1 कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू मास, मास इज 0.1, जी का वैल्यू 10 इंटू साइन थीटा, अगर पुट कर लेंगे आप यहाँ से, तो tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1, tan थीटा का वैल्यू 1, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, उस समय ब्लॉक क्या है, रिमेंस रेस्ट या रिमेंस स्टेशनरी बोल सकते हो। जब रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होगा। तो पहला जो कंडीशन है, जब फ्रिक्शन जीरो है, कब है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री एंगल, पहला हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है। अब सुनो, अगर आप थीटा को बढ़ाओगे, अगर मान लो कि थीटा हमारे पास, थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं, थीटा 45 से ग्रेटर हो गया, मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलता हूँ, ऑप्शन बी और सी तो सेम ही बात है। तो थीटा अगर 45 से ग्रेटर हो गया, तो थीटा बढ़ेगा, इसका मतलब है कि कॉस थीटा का वैल्यू छोटा हो जाएगा किससे, साइन थीटा से। मतलब थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, अगर थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जो डाउन द इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा, वो इंक्रीज हो जाएगा। और इस समय रिलेटिव मोशन डेवलप हो जाएगा। देयर विल बी सम रिलेटिव मोशन, देयर विल बी सम रिलेटिव मोशन, बोल सकता हूं मैं क्या, रिलेटिव मोशन होगा। जब मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होगा, तो फ्रिक्शन तो लगेगा। तो उस समय इस ब्लॉक का टेंडेंसी नीचे जाने का होगा। तो उस समय का सिचुएशन का अगर मैं डायग्राम में एक रिप्रेजेंट करूँ तुम्हारे लिए, कि जब हमारा थीटा 45 से बड़ा है, तो इस ब्लॉक पे जो यहाँ जो ब्लॉक है,
इस पे फ्रिक्शन जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि एम जी साइन थीटा, इधर जो फोर्स लग रहा था एम जी साइन थीटा, वो बढ़ गया क्योंकि थीटा आपने बढ़ा दिया। ये थीटा ग्रेटर देन 45 के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। और इधर तो आपका जो लग रहा था 1 cos थीटा, तो अभी भी लगेगा इस पे। इधर फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो होगा टुवर्ड्स क्यू की तरफ हो जाएगा। ये ओ पी क्यू है, पी यू क्यू की तरफ हो जाएगा फ्रिक्शन डायरेक्शन। ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। थीटा ग्रेटर देन 45 जब होगा, एंड अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स पी, गलत बात है, पी की तरफ नहीं होगा, क्यू की तरफ होगा। सो एंड अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स क्यू, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी डन हो गया। अब थीटा का वैल्यू अगर दोस्तों लेस हो जाएगा किससे, 45 डिग्री से, थीटा 45 डिग्री से अगर लेस हो जाएगा, तो उससे कम एंगल अगर देंगे, तो आपका cos थीटा बढ़ेगा और साइन थीटा घटेगा। तो cos थीटा बढ़ेगा तो ब्लॉक का टेंडेंसी जो होगा ऊपर जाने का होगा, मतलब इधर जो फोर्स लग रहा है एफ cos थीटा, एफ कॉस थीटा, ये मैं बोल सकता हूं कि ये इंक्रीज कर जाएगा। जब एफ कॉस थीटा इंक्रीज कर जाएगा, तब फ्रिक्शन जो होगा उसका डायरेक्शन लग जाएगा पी की तरफ। अब फ्रिक्शन इधर पी की तरफ फ्रिक्शन लगने लगेगा। तो ऑप्शन डी अगर पढ़ोगे, थीटा लेस है 45 डिग्री से, फिर से बोल रहा है फ्रिक्शन क्यू की तरफ बिल्कुल नहीं होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के इधर होगा, टुवर्ड्स पी होगा। क्या ये कहानी क्लियर है आपको? तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ध्यान में रखेंगे जब ब्लॉक रेस्ट में है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, उस समय किसी भी तरह का, कोई भी तरह का फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इवन स्टैटिक फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। क्लियर बात? आई बात समझ में? मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास अवेलेबल है एक क्वेश्चन, लेडर प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। ये पेपर जे एडवांस 2014 के पेपर 1 ऑफलाइन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करते हैं आपके लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द लेडर इज म्यू 1। ये वॉल, वर्टिकल वॉल, और ग्राउंड के बीच में है म्यू 2, म्यू 2। द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द लेडर इज N1 एंड दैट of the floor is N2 if the ladder is about to slip। वेरी इंपॉर्टेंट, लेडर में टेंडेंसी डेवलप हो जाएगा। तो उस समय हमारे पास चार ऑप्शंस में हमें अब करेक्ट आंसर पिक करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों की फ्री बॉडी डायग्राम से डील करेंगे। पहले फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पे वेट नहीं चलेगा, वेट नहीं चलेगा, एम जी, एम जी। और वेट हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास करता है, ये कहानी आपको पता है। और इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में नॉर्मल रिएक्शन लेगा N1, N1। यहां भी कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में आपका नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा N2। बोल सकता हूं मैं? अब ध्यान दो कि इस ब्लॉक का टेंडेंसी जो होगा, मतलब ये जो रॉड है नीचे की तरफ खिसकेगा, तो अपर वाले जो वॉल है वो भी फ्रिक्शन लगा देगा ऊपर की तरफ। और इधर ये एंड का, इस एंड का टेंडेंसी इधर जाने का होगा, तो फ्रिक्शन जो लेगा रेटिव मोशन का अपोज करेगा, फ्रिक्शन इधर लग जाएगा। मैंने सारे फोर्स आपके लिए दिखा दिए, तो सारे फोर्स को अब हम लोग वन बाय वन नेमिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा था सर N2, N2 फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स F2, F2। ये हमारे पास N1, और ये फ्रिक्शनल फोर्स F1। और इधर वेट लग रहा है, वेट कितना लग रहा है, mg, mg। क्लियर बात? बोल रहा है कि इफ द लैडर इज अबाउट टू स्लीप, अबाउट टू स्लीप का मतलब जस्ट अबाउट टू स्लीप, अब स्लीप करेगा तब करेगा, मतलब इक्विलिब्रियम का ही कंडीशन हम लोग बात कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ फोर्स जो होगा एक्स डायरेक्शन में आप जीरो कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा। अबाउट टू स्लिप का मतलब टेंडेंसी डेवलप होगा, तो उसमें आप नेट फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में देखो N1 लग रहा है, N1 को बैलेंस करेगा F2। F2 का वैल्यू कितना होगा, F2 का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो μ2 × N2 लिख सकते हैं। सिमिलरली F1 का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो μ1 × N1 आप लिख सकते हो। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाहूँ तो ध्यान से देखो, तो एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है N1, N1 बैलेंस करेगा किसको, F2 को, F2 को। मतलब N1 जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है उसका वैल्यू हो जाएगा कितना, F2 का वैल्यू कितना है, μ2 × N2 हो जाएगा। और इसको फिलहाल इस रिलेशन को मैं रखता हूँ, आगे हम काम करेंगे इस पे। अब फोर्स वाई डायरेक्शन में भी बैलेंस कर लेते हैं, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन ऑल्सो जीरो कर लेंगे हम लोग, तो कंडीशन क्या आएगा,
वाई डायरेक्शन में देखो वर्टिकल में लग रहा है N2 और लग रहा है क्या, F1। तो मैं बोल सकता हूँ कि N2 प्लस F1 वर्टिकली लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इक्वल टू mg बोल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से N2 को N2 रहने दो, और मैं F1 को क्या लिख सकता हूँ, μ1 इंटू N1 इक्वल टू क्या मैं mg बोल सकता हूँ, बोलो न दोस्तों। और इसको फिलहाल एक ब्रैकेट में डालो। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पहला आया है इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, और ये जो आपके पास आया इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। पहले 1 और 2 को हेल्प लेके कुछ रिलेशन, क्योंकि मुझे N2 का ऑप्शन दिख रहा है कि एक N2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, N2 इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ सकता है, N1 का वैल्यू अगर पुट कर लेंगे इसमें। तो फ्रॉम फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 का अगर हेल्प लेंगे आप, 1 क्या बोल रहा है, 1 का वैल्यू अगर पुट कर लेंगे तो N2 प्लस μ1, और N1 के जगह पे लिख सकते हैं क्या, μ2 इंटू N2 इक्वल टू mg। और यहां से अगर मैं N2 लिखना चाहूँ, N2 कितना हो जाएगा, दैट इज mg अपॉन 1 प्लस μ1 μ2। ये भी आप लिख सकते हैं। एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है कि अगर अगर μ1 जीरो नहीं है, इफ इसी अगर N2 का वैल्यू ये तब होगा जब μ1 μ2 नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। μ1 μ2 जीरो हो जाएगा तो N1 का वैल्यू, N2 का वैल्यू mg हो जाएगा। क्लियर। तो ये तभी रिलेशन ये वैलिड है जब आपका μ1 μ2 जीरो नहीं है, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन सी करेक्ट हो गया तो अब मुझे यहाँ पे रुक नहीं जाना और ऑप्शन को वेरीफाई कराना है। अगला मैंने N2 का काम डन कर दिया। अब मुझे N1 पे सोचना है, N1 कैसे निकालेंगे। अब ये इसमें टेंडेंसी डेवलप हो रहा है, अभी तक ये स्लाइड नहीं किया है, मतलब हम लोग अभी टॉर्क ले सकते हैं किसी पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट को ए मान सकता हूँ, इस पॉइंट को बी मान सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे टॉर्क टॉर्क लेने के लिए हमें चालाकी थोड़ा सा लेना पड़ेगा कि हम किस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे निकालना है N1 का रिलेशन निकालना है, तो टॉर्क अबाउट N2 ले लो। इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट अबाउट बी, टॉर्क अबाउट बी क्या मैं बोल सकता हूँ जीरो होगा, क्योंकि जस्ट स्लिपिंग मतलब बॉडी स्टिल इन इक्विलिब्रियम। तो N2 का टॉर्क जीरो हो जाएगा और F2 का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। टॉर्क किसका किसका आएगा, समेशन ऑफ टॉर्क का मतलब टॉर्क एक mg का आ जाएगा, mg का टॉर्क लिखेंगे टॉर्क ड्यू टू mg, mg का टॉर्क आएगा प्लस प्लस टॉर्क N1 का होगा, और टॉर्क होगा किसका, फ्रिक्शन F1 का। यही इसी तीन ही फोर्स का टॉर्क आ रहा है। टॉर्क mg का लिखना चाहेंगे, टॉर्क कैसे लिखते हैं, टॉर्क लिखते हैं आर क्रॉस एफ, याद है होगा टॉर्क, टॉर्क को क्या लिखते हैं, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, या आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, ये भी लिखते हैं आप, आर परपेंडिकुलर, और मैग्नीट्यूड लिखते हैं एफ। तो अगर ध्यान से देखो तो थोड़ा सा मैं टॉर्क के लिए अगर आपको समझाने की कोशिश करूं यहाँ पे कि mg का लाइन ऑफ एक्शन ये है, mg का लाइन ऑफ, इसको अगले पेज पे थोड़ा सा टॉर्क को समझते हैं बेटर रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए, एक बनाते हैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल वाल हॉरिजेंटल वाल थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, तभी आप टॉर्क को अच्छे से समझ पाओगे। तो ये रहा हमारा रॉड, और अगर ध्यान से देखो दोस्तों तो इसका वेट नीचे लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, और वेट तो सेंटर ऑफ मास से पास करता है। यस। तो अगर मैं इस पॉइंट को मैंने बी माना था, ये पॉइंट हमारा ए था, और कोई नेमिंग हमने नहीं किया था, ठीक है। इस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, पॉइंट ओ है। तो जो B to O डिस्टेंस है वो तो L/2 है, L/2। रॉड का लेंथ L है तो L/2, ऊपर वाला भी कितना, L/2, और ये एंगल थीटा। तो mg का लाइन ऑफ एक्शन यही है, लाइन ऑफ एक्शन यही है mg का। तो mg का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट ओ से वो ये वाला डिस्टेंस है, दैट इज L/2 cos थीटा है, और इधर फोर्स लग रहा है mg। तो टॉर्क ड्यू टू mg जो आ गया, तो फोर्स है mg, और जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L/2 cos थीटा। अब यहाँ पे रुक नहीं जाना है, हमें डायरेक्शन भी देखना है। टॉर्क कैसे लिखते हैं भाई लोग, टॉर्क लिखते हैं आर क्रॉस एफ। तो ये आर, पॉइंट बी से हम लाइन ऑफ एक्शन आर का इधर ड्रॉ करेंगे। तो आर क्रॉस एफ, आर से एफ की तरफ चलिए, आर से एफ की तरफ चलेंगे तो आपका राइट हैंड थंब यूज करेंगे आप, टॉर्क का डायरेक्शन आपको ऑलरेडी पता होगा।
कि हमारा थंब अंदर जा रहा है, मतलब डायरेक्शन ये क्रॉस आएगा, क्रॉस। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब मैं टॉर्क लेने चाह रहा हूं कि N1 का टॉर्क लेने जा रहा हूं। N1 यहाँ पे एक्ट होगा जो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा था पॉइंट ए पे। टॉर्क ऑफ N1, टॉर्क ऑफ N1 लिखते हैं। टॉर्क ऑफ N1 लिखेंगे तो फोर्स N1 है, फोर्स N1 है। और फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखना चाहोगे तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यहाँ से यही वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, यही तो आर परपेंडिकुलर है। और जो हमारे पास होगा एल साइन थीटा के इक्वल, एल साइन थीटा। तो N1 फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एल साइन थीटा। डायरेक्शन देखते हैं हम लोग, ये रहा आर का डायरेक्शन, क्योंकि पॉइंट ओ से ड्रॉ करेंगे आर, और ये है N1 का डायरेक्शन। आर क्रॉस एफ करोगे तो आपका थंब जो है वो बाहर की तरफ आएगा, तो हमारे पास डॉट हो जाएगा डायरेक्शन। एक और बचा फ्रिक्शन F1, F1 फ्रिक्शनल फोर्स, जो हम लोग टॉर्क अबाउट लिख रहे थे बी, F1। और F1 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा, दैट इज L cos थीटा, L cos थीटा। तो फ्रिक्शन F1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस L cos थीटा, और जो डायरेक्शन होगा तो ये रहा हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फ्रिक्शन इधर लग रहा है, फोर्स इधर है, आर इधर है। आर क्रॉस एफ करेंगे तो हम अगेन बाहर आएगा, डॉट आएगा। क्लियर? तो अगर तुम दोस्तों डॉट को पॉजिटिव ले लो तो तुम्हें क्रॉस को नेगेटिव, साइन कन्वेंशन आप सबको ऑलरेडी पता होगा, आप लोग मास्टर हैं साइन कन्वेंशन में दोस्तों। तो पुट कर लेंगे, अगर यहाँ पे समेशन ऑफ टॉर्क जो होना चाहिए वो पॉइंट बी के अबाउट जीरो होना चाहिए, तो अगर लिखेंगे आप इक्वेशन तो क्या सब आ गया हमारे पास, तो पॉजिटिव वाला वैल्यू लिख लेते हैं N1, N1, और L साइन थीटा, L साइन थीटा, प्लस प्लस फ्रिक्शन F1, एफ फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं, म्यू इंटू N1 भी लिख सकते हैं आप, L कॉस थीटा, L कॉस थीटा, और इक्वल टू आप एम जी इंटू L/2 कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस था, राइट साइड भेज दिया हमने। ठीक है, तो L हर जगह से आप कैंसिल 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 कर लूँ क्या मैं? और मुझे क्या निकालना है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉस थीटा बहुत जगह डिवाइड कर लेंगे तो N1 tan थीटा, N1 tan थीटा प्लस म्यू, म्यू1 N1, म्यू1 N1, और इक्वल टू आ जाएगा कितना, mg/2। ये रिलेशन आ रहा है हमारे पास, N1 tan थीटा प्लस म्यू1 N1 इक्वल टू mg/2। चलते हम लोग पीछे के पेज पे इसको लिखते हैं। तो ये रिलेशन को जब यूज किया आपने तो रिलेशन आया N1 tan थीटा प्लस म्यू1 N1 इक्वल टू mg/2। ये हमारा तीसरा इक्वेशन बन रहा है, तीसरा इक्वेशन। अब ऑप्शन से वेरीफाई कराइए, ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं। ऑप्शन को अगर ध्यान से देखो, ऑप्शन ए बोल रहा है कि अगर म्यू1 जीरो हो जाए, म्यू1 जीरो, चलो म्यू1 जीरो पुट कर लेते हैं। तो म्यू1 को अगर म्यू1, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, अगर म्यू1 जीरो हो जाए, म्यू1 को अगर जीरो पुट कर लोगे इसी में, तो एन टू तो आएगा ना, एन टू तो इंडिपेंडेंट ऑफ हमारे पास थीटा है, इसको तो काट ही दो। तो ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी बोल रहा है कि अगर म्यू2 जीरो हो जाए, म्यू2 जीरो हो जाए, तो इसमें तो N1 में तो कोई म्यू2 का टर्म तो आएगा नहीं इस इक्वेशन से, इसको भी हटा दीजिए। एक ही ऑप्शन बचा सी, अगर म्यू1 जीरो हो जाए, म्यू1 जीरो हो जाए, म्यू1 को जीरो पुट करो, ऑप्शन सी को मैं वेरीफाई करा रहा हूँ। अगर म्यू1 जीरो हो जाए तो N1 tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा mg/2। दिख रहा है हमें लोग को, मतलब N1 का जो N1 tan थीटा इक्वल टू mg/2 सही बात है, और म्यू2 नॉट इक्वल टू जीरो, उस समय म्यू2 जीरो, म्यू2 जीरो हो जाएगा तो खत्म ही हो जाएगा ना कहानी सारी। ठीक है, तो हमारे पास म्यू2 जीरो नहीं चाहिए, म्यू2 जीरो नहीं चाहिए यहाँ पे। और जब म्यू2 जीरो नहीं, म्यू2 अगर जीरो हो जाएगा तो N1 जीरो हो जाएगा। इक्वेशन वन क्या बोल रहा है, अगर म्यू2 जीरो तो N1 भी खत्म, N1 खत्म। तो म्यू2 जीरो नहीं चाहिए बट म्यू1 जीरो होगा, तो ये रिलेशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन बी को क्यों नहीं लिया, क्योंकि बोल रहा है कि म्यू1 जीरो नहीं है, म्यू2 जीरो, म्यू2 जीरो मतलब N1 जीरो, N1 एन टेन थीटा कैसे इक्वल आएगा, ऑप्शन बी तो है ही नहीं। ऑप्शन सी हमारे पास N2 टेन थीटा, तो N2 में तो आ रहा है नहीं, N2 तो हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, mg/1 प्लस म्यू1/2 आ रहा है। क्लियर बात? तो आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन जो हमारे पास है सी और डी आपका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा।
मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, अगर देखेंगे स्क्रीन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि a block is moving on an inclined plane making an angle 45 degree with the horizontal and coefficient of friction is mu. The force required to just push it up the inclined plane is three times the force required to just prevent it from sliding down if we define n equal to 10 times of mu. So we have to calculate the value of n. इसके लिए मैं डायग्राम आपके लिए बना रहा हूँ। सो ध्यान से अगर देखेंगे पिक्चर आपको क्लियर होगा तब। ये इंक्लाइन प्लेन है और मैं दो केसेस में आपके लिए डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे। और कोई ब्लॉक ले लेते हैं हम लोग, कुछ डायग्राम क्लीन बनाते हैं, नीट एंड क्लीन, ताकि आपको समझ में आए। ये हमारा ब्लॉक है जो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ। इस ब्लॉक का अगर एफडीबीडी बनाओगे तो इसका वेट तो नीचे लगेगा एम जी, और कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। और mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा आपका, ठीक है, और mg का कंपोनेंट एक इधर भी आ जाएगा। तो इधर जो कंपोनेंट आ रहा है हमारा, ये एंगल आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में, 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री, तो दिस एंगल ऑल्सो 45 डिग्री। क्लियर। तो ये mg, और इधर आ रहा है कितना आपके पास, mg cos 45 मतलब mg/√2, और इधर mg sin 45 मतलब mg/√2। क्या मैं बोल सकता हूँ? ठीक है। अब सुनो कि क्वेश्चन पहला बिट अगर पहला लाइन पढ़ोगे, द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप, मतलब इस समय ब्लॉक का टेंडेंसी नीचे जाने का है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो ब्लॉक पे लग रहा होगा वो अप द इंक्लाइन प्लेन लग रहा होगा। तो ये है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि टेंडेंसी डेवलप हुआ नीचे जाने का, तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। और तो इस समय जब फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको जस्ट पुश इट अप, ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, फ्रिक्शन ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि पुश इट अप का मतलब है कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं जिसके वजह से इसमें टेंडेंसी डेवलप होगा ऊपर जाने का, पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन इसमें लगेगा क्या, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये रहा फ्रिक्शन फोर्स F1 मान लेता हूं मैं, F1 मतलब जो फोर्स हम F लगा रहे हैं, कैपिटल F1 क्या होगा इस केस में, दैट इज mg sin 45 मतलब mg/√2 प्लस F1। और F1 को वैल्यू आप लिख सकते हैं जस्ट पुश इट अप का मतलब उसमें टेंडेंसी डेवलप नहीं है, और हमारा ब्लॉक ऑलमोस्ट रेस्ट में ही है, टेंडेंसी उसका ऊपर जाने का है, मतलब कोई एक्सेलरेशन वेलोसिटी नहीं है उसके पास। तो mg/√2 लिख लो इसको। और हम लोग फ्रिक्शन को लिख क्या लिख सकते हैं, μ×n1। तो μ×n1, n1 कितना है, n1 नॉर्मल रिएक्शन n है किसके, mg/√2 के, तो mg/√2 भी लिख सकते हो। ये हमारे पास क्या आ गया, F1 का वैल्यू आ गया। मतलब जब हम लोग इसको पुश कर रहे थे इंक्लाइन प्लेन के अब द इंक्लाइन F1 लगा के, उस समय F1 का रिलेशन कुछ ऐसा है। अब दूसरा केस बोल रहा है कि प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग, उसको समझते हैं। केस टू ब्लॉक रखा हुआ है हमारे इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक है। और थोड़ा सा एफबीडी अगर बना लूं मैं, इस ब्लॉक का एफबीडी बना लूं, एफबीडी बना लेते हैं अच्छे से। इसको थोड़ा पास में लेके आओ। तो अगेन 45 डिग्री एंगल ही है, ये एंगल भी 45 डिग्री ही है। और वेट की बात करूं तो mg नीचे लगेगा, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। और इधर mg का एक कंपोनेंट लगेगा, इधर भी mg का कंपोनेंट आएंगे। क्लियर बात। अब थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, ये mg दोस्तों, ये एंगल फिर से आपको पता है कि 45 डिग्री ही होगा। और इधर जो कंपोनेंट आ जा रहा है mg cos 45 mg/√2, इधर आ जा रहा है mg/√2 आ रहा है। अब इस लाइन को पढ़िए कि जो फोर्स है वो थ्री टाइम्स है द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। मतलब इस ब्लॉक में अभी टेंडेंसी है डाउन द इंक्लाइन आने का, तो फ्रिक्शन जो इस ब्लॉक पे लगेगा वो अप द इंक्लाइन लगेगा इस केस टू में, क्योंकि हम लोग स्लाइडिंग प्रिवेंट कर रहे हैं, स्लाइडिंग से इसको बचा रहे हैं कि भाई स्लाइडिंग ना करें। तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, और हम फोर्स लगा रहे हैं इस बार F2 फोर्स लगा रहे हैं, F2।
ठीक है, F2 फोर्स लगा रहे हैं। तो F2 किसके इक्वल है, हम लोग बोल सकते हैं कि F2 इज, ये फ्रिक्शन को आप मान लीजिए F डैश, F2 प्लस F डैश जो होगा वो mg sin 45, मतलब mg/√2 के इक्वल होगा। बोल सकता हूँ कि F2 का वैल्यू जो हो जाएगा दैट इज mg/√2 माइनस F डैश इज म्यू इंटू एन, म्यू mg/√2। क्या मैं यहां तक बोल सकता हूं? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन अगर आप रीड करो तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, इस लाइन को रीड कीजिए। द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप द इंक्लाइन प्लेन, जो हमारे पास है वो F1 है, F1 इज थ्री टाइम्स द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। मतलब F1 इज थ्री टाइम्स ऑफ F2। F1 का वैल्यू कितना है अपने पास दोस्तों, mg/√2 प्लस म्यू mg/√2, लिख सकता हूं मैं इसको। और दिस इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ mg/√2 माइनस म्यू mg/√2। तो यहाँ से mg/√2 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 कैंसिल, कितना आ जाएगा, वन प्लस म्यू इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ वन माइनस म्यू आ जाएगा। थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो थ्री म्यू राइट साइड चला जाएगा तो फोर म्यू इक्वल टू, और ये थ्री और वन आएगा तो इक्वल टू टू, और म्यू का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, टू बाय फोर, म्यू इक्वल टू 2/4, मतलब 1/2, म्यू का वैल्यू आया 1/2, मतलब 0.5 बोल सकते हो। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ वी डिफाइन n इक्वल टू 10 म्यू बोल रहा है, तो n का वैल्यू निकालिए, n इक्वल टू 10 म्यू, व्हाट इज म्यू, म्यू इज 1/2, म्यू का वैल्यू पुट कर लेते हैं, n इक्वल टू 10 × 1/2, सो वैल्यू ऑफ n विल बी 5। तो इसका इंटीजर टाइप आंसर था, n का वैल्यू आ गया 5। ये 2011 का जे एडवांस का था, और जेई मेन इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट कर चुका है। तो आपको, आप अगर जेई मेन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 100% जे एडवांस का क्वेश्चन लगाइए, आपका सिलेक्शन गारंटी। आप नीट का तैयारी कर रहे हैं फिर भी जेई मेन जे एडवांस लगाइए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।